इस शहर का उमस भरा मौसम एक प्रेग्नेंट औरत की बची हुई ताकत भी खींच लेता है। मेरा पेट साफ बता रहा था कि बच्चा अब किसी भी दिन दुनिया में आने वाला है। मैं लिविंग रूम के फर्श पर बैठ गई। पीठ सोफे से लगी हुई थी और मेरे पैर इतने सूज चुके थे कि गुब्बारे जैसे लग रहे थे। पिंडलियों से लेकर कमर तक अजीब सी सुन्नता फैल रही थी। जो फ्लैट कभी अपना सा लगता था, आज वही बहुत बड़ा और बिल्कुल खाली सा महसूस हो रहा था। बाहर न जाने कहां से काले बादल आ गए थे। उन्होंने शाम की बची हुई रोशनी भी ढक ली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें बालकनी के शीशों से टकरा रही थी और पूरे घर में एक अजीब सा शोर गूंज रहा था। अभी 2 घंटे पहले ही आर्यन यहीं था। वो जल्दी जल्दी अपना सूटकेस खींच रहा था और बार बार अपना पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट चेक कर रहा था। मेरी डिलीवरी की डेट सिर पर थी और ऐसे वक्त पर उसे जाते देख मेरा दिल बहुत भारी हो गया। मैंने धीरे से उसकी शर्ट का किनारा पकड़ा और कांपती आवाज में कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पेट बार बार टाइट हो रहा है। क्या तुम अपने बॉस से बोलकर कुछ दिन के लिए ये ट्रिप पोस्टपोन नहीं कर सकते? लेकिन आर्यन ने मेरी बात को ऐसे ही टाल दिया। उसकी आंखों में जल्दी और प्रमोशन पाने का सपना साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि अरे यार, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का सपना भी चला जाएगा। उसने मुझे समझाया कि बेकार की टेंशन मत लो। माँ ने तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया है। अगर कुछ भी हो तो बस माँ को फोन कर देना। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई और उसकी परछाई नजरों से ओझल हुई, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस घर का एक एक कोना मैंने अपने हाथों से सजाया था, हल्के रंग के पर्दों से लेकर बालकनी में रखे छोटे छोटे पौधों तक। लेकिन आज जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने अपने करियर को चुन लिया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने पेट में पल रहे बच्चे को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने लगी। मेरे बच्चे, डरना मत, माँ तुम्हारे साथ है। मैंने फोन उठाया और अपनी सास दमयंती को कॉल करने लगी कि आखिर वो कब तक आएंगी। सुबह जब आर्यन घर पर था तब उन्होंने फोन करके कहा था कि वो अपनी बहू के लिए कुछ हेल्दी चीजें बनाकर ला रही हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगी। मेरा और मेरी सास दमयंती का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। वो बहुत ही चालाक, दबंग और पैसों को सबसे ऊपर रखने वाली औरत थी। लेकिन इस हालत में मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे और इस वक्त फसल कटाई का सीजन चल रहा था। मैं उन्हें बिना किसी बड़ी वजह के परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैंने लगातार 3 बार कॉल किया और तीनों बार सिर्फ घंटी बजती रही। किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो रास्ते में होंगी और फोन सुन नहीं पा रही होंगी। यही सोचकर मैं धीरे धीरे खुद को संभालते हुए किचन में गई ताकि अपने लिए मैगी बना सकूं। किचन की खिड़की ठीक से बंद नहीं थी और बारिश की ठंडी बूंदें अंदर तक आ रही थीं। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था कि अकेलापन और ज्यादा महसूस हो रहा था। अचानक मुझे शादी के शुरुआती दिन याद आ गए। उस वक्त आर्यन मेरा कितना ख्याल रखता था। मेरी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता था। पता नहीं कब रिश्ते की गर्माहट खत्म हो गई और रिश्ते में इतनी ठंडक आ गई। तभी मेरे पेट के निचले हिस्से में फिर से हल्का सा दर्द उठा। मैं एकदम से घबरा गई। मेरे हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। क्या ये लेबर पेन की शुरुआत थी? मैं जल्दी से टेबल का सहारा लेकर खड़ी हो गई और दर्द कम होने का इंतजार करने लगी। मेरे दिमाग में एक के बाद एक डरावने ख्याल आने लगे। अगर आज रात ही डिलीवरी शुरू हो गई तो? अगर सास समय पर नहीं पहुंची तो? अगर मुझे इस मूसलाधार बारिश में अकेले टैक्सी करके हॉस्पिटल जाना पड़ा तो? जितना मैं सोच रही थी उतना ही मेरा दिल घबराता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी लंबी सड़क पर बिल्कुल अकेली चल रही हूँ और मेरे अपने लोग बहुत दूर खड़े हैं। उधर मैं अपने फ्लैट में दर्द और अकेलेपन से लड़ रही थी और इधर पुराने शहर में सास के घर का माहौल किसी पिकनिक जैसा था। मुझे क्या पता था कि जैसे ही उनका बेटा काम के लिए निकला, उन्होंने भी अपनी पूरी ट्रिप का प्लान फाइनल कर लिया था। सास लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए और सबको जल्दी करने के लिए बोल रही थी। पूरे 7 लोगों का परिवार, जिसमें उनके पति शेखर, छोटी बेटी ईशानी और बड़ी बेटी तनीषा, अपने पति विशाल और दोनों बच्चों के साथ शामिल थे।
सब अपने अपने रंग बिरंगे सूटकेस लेकर बहुत एक्साइटेड थे। सब लोग 4 रात और 5 दिन की सिंगापुर ट्रिप पर जाने के लिए एयरपोर्ट निकलने की तैयारी कर रहे थे। इस ट्रिप की बुकिंग सास दमयंती ने पिछले महीने ही चुपचाप कर ली थी। ईशानी, जो थोड़ी नखरेबाज और कामचोर किस्म की लड़की थी, शीशे के सामने खड़ी अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसने माँ से पूछा, माँ, आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि तान्या भाभी की अचानक डिलीवरी होगी तो? हम सब ऐसे ही चले जा रहे हैं। सास ने होंठ सिकोड़ते हुए हाथ हवा में घुमाया, जैसे इस बात की कोई कीमत ही ना हो। उन्होंने कहा, आजकल डिलीवरी डॉक्टर ही कराते हैं, हॉस्पिटल में सब हो जाता है। घर पर बैठकर बहू की चीखें सुनने से अच्छा है थोड़ा घूम फिर लिया जाए। फिर उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि मैं तो अपना दिमाग फ्रेश करने जा रही हूँ, यहाँ रहकर सिर्फ टेंशन ही मिलेगी। मेरे ससुर शेखर हमेशा की तरह चुप रहे। वो अपनी पत्नी की हर बात मानने वाले इंसान थे। उन्होंने बिना एक शब्द बोले अपना बैग उठाया और गाड़ी की तरफ चल दिए। एक बार भी ये नहीं पूछा कि उनकी बहू कैसी है, जो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। तनीषा और उसका पति विशाल भी अपने शॉपिंग प्लान और वहां मिलने वाले खाने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड थे। किसी को भी मेरी जरा सी चिंता नहीं थी, जबकि मैं उसी परिवार का बच्चा अपनी कोख में लिए बैठी थी। लेकिन सास की चाल सिर्फ मुझे अकेला छोड़ने तक सीमित नहीं थी। जब सब लोग सामान टैक्सी में रख रहे थे तो वो अचानक रुक गई और बोली कि तुम लोग चलो, मैं एक जरूरी चीज भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। वो वापस घर के अंदर गई, लेकिन अपने कमरे में नहीं, सीधे लिविंग रूम के कोने में रखी लकड़ी की अलमारी के पास पहुंची और वहां से एक भूरा लिफाफा निकाला जो अच्छी तरह सील किया हुआ था। उस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक और चालाक मुस्कान थी। उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, जैसे कि उन्होंने अपनी किसी बड़ी साजिश का सबसे जरूरी कदम पूरा कर लिया हो। उन्होंने वो लिफाफा अपने हैंडबैग में रखा और तेजी से बाहर निकल गईं, जैसे परिवार के पास जा रही हों। लेकिन जैसे ही वो सबकी नजरों से दूर हुईं, उन्होंने तुरंत दूसरी टैक्सी रोकी और सीधे मेरे अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ी। उन्होंने सबको यही बहाना बताया कि गांव में कोई बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए उन्होंने बाद वाली फ्लाइट बुक कर ली है। परिवार वाले पहले निकल जाएं, वो बाद में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। उनकी हंसी मजाक की आवाजें बाहर हो रही बारिश से भी ज्यादा तेज थी। पूरे परिवार को लेकर टैक्सी निकल गई और अपने साथ उन रिश्तेदारों की बेफिक्री भी ले गई। उसके थोड़ी देर बाद सास दूसरी तरफ चली गई। उन्होंने अपना छोटा सा हैंडबैग इतनी कसकर पकड़ रखा था जैसे उसमें कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। रात के करीब 8 बजे जब बारिश थोड़ी हल्की हो गई और सिर्फ पेड़ों के पत्तों से बूंदें टपक रही थी, तभी मुझे दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा सास वापस आ गई हैं। मैं खुश होकर उन्हें रिसीव करने के लिए उठी। हाँ, वो वही थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा जल्दी में लग रही थी। अपने वादे के मुताबिक वो ना तो दलिया लाई थी और ना ही कोई हेल्दी खाना। उनके कंधे पर बस वही छोटा सा हैंड बैग था और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो कोई गलत काम करके आई हो। घर के अंदर आते ही उन्होंने मुझे सोफे पर थका हुआ लेटा देखा और बोली कि मैं कमरे में जाकर लेट जाऊं ताकि हवा ना लगे। फिर उन्होंने कहा कि आर्यन निकल चुका है, वो बस थोड़ी देर के लिए मुझे देखने आई थी, लेकिन अब गांव में एक जरूरी काम आ गया है, इसीलिए उन्हें आज रात ही निकलना पड़ेगा। वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी। उनकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी और आखिर में हमारे बेडरूम पर जाकर रुक गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो तो हमेशा ऊंची आवाज में बोलती थी, फिर आज इतनी घबराई हुई और बेचैन क्यों थी? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहीं बैठी रहूं। वो कमरे से तकिया लेकर आती हैं ताकि मैं आराम से लेट सकूं। इतना कहकर वो तेजी से हमारे बेडरूम में चली गई। मैं लिविंग रूम में बैठी रही, लेकिन मेरा दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। एक औरत का दिल, खासकर जब वो माँ बनने वाली हो, बहुत जल्दी सब महसूस कर लेता है। तभी मुझे अंदर से कुछ सरसराहट की आवाज आई, जैसे किसी ने गद्दा उठाकर फिर धीरे से नीचे कुछ रख दिया हो। मैं सोचने लगी कि सिर्फ तकिया लेने के लिए गद्दा उठाने की क्या जरूरत थी। थोड़ी देर बाद सास बाहर आई। इस बार उनका चेहरा थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उनकी जल्दबाजी अभी भी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि अब वो चलती हैं और मुझे समझाया कि रात में दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लेना।
अगर कोई दिक्कत हो तो पड़ोसियों को फोन कर देना या खुद टैक्सी करके हॉस्पिटल चली जाना, क्योंकि वो गांव जा रही हैं और पता नहीं कब वापस आएंगी। मैं उन्हें दरवाजे से बाहर जाते हुए देखती रही, लेकिन मेरे मन में बहुत बड़ा शक पैदा हो चुका था। वो कह रही थी कि गांव जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे किसी पार्टी में जा रही हों। होठों पर चमकदार लाल लिपस्टिक और पैरों में हाई हील की सैंडल। अब मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बेडरूम तक पहुंची। कमरा बिल्कुल पहले जैसा ही था। हमारा शादी वाला बेड हल्की नीली चादर से ढका हुआ था। मैं बेड के सिरहाने पहुंची जहां से अभी थोड़ी देर पहले आवाज आई थी। मैंने झुककर पूरी ताकत से गद्दे का एक कोना उठाया और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल गया हो। गद्दे के नीचे ठीक उसी जगह जहां मैं रोज सोती थी, एक गहरे भूरे रंग का लिफाफा रखा था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। उस पर ना किसी का नाम था, ना कोई पता, बस टेप से अच्छी तरह सील किया गया था। मेरी सांस अटक गई। मेरे बिस्तर के नीचे इसे छिपाने की क्या जरूरत थी? क्या यही वो ताबीज था जिसके बारे में आर्यन अक्सर कहता था कि मां मंदिर से लाती हैं? लेकिन अगर ताबीज ही था तो उन्होंने मुझे सीधे हाथ में क्यों नहीं दिया? इसे चोरी छिपे रखने की क्या जरूरत थी? मैंने लिफाफा हाथ में लेकर महसूस किया कि उसके अंदर कुछ मोटे कागज हैं। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा। मैंने सोचा अभी इसी वक्त इसे खोल दूं, लेकिन मेरे हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मैं बेड के किनारे बैठ गई और उस लिफाफे को ऐसे देखती रही जैसे उसके अंदर कोई खतरनाक राज छिपा हो। दिल के किसी कोने में मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने इसे खोल लिया तो शायद मेरी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं काफी देर तक वहीं बैठी रही। वो भूरा लिफाफा मेरे दिमाग पर किसी भारी पत्थर की तरह दबाव बना रहा था। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आखिर सास क्या करने वाली थी? उन्हें ये सब इतनी चोरी छिपे क्यों करना पड़ा? अगर मैंने वो आवाज ना सुनी होती तो शायद मुझे इस लिफाफे के बारे में तब तक पता भी नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाती। मैंने लिफाफे को देखा, फिर खिड़की के बाहर उस गहरी रात को देखा जो पूरे शहर को अपने अंदर समेट चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वो इसे मुझसे छिपाना चाहती थी तो इसका मतलब साफ था कि वो नहीं चाहती थी कि मुझे इसकी भनक भी लगे, और अगर उनका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का था तो मैं चुप बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं उठी और लिविंग रूम के कोने में रखे पुराने अखबारों के ढेर के पास गई। वहां से कुछ पीले पड़ चुके अखबार निकाले और कैंची से उन्हें बिल्कुल उसी साइज में काट लिया जितने अंदर वाले कागज थे। फिर मैंने अपनी मेज की दराज से दूसरा लिफाफा निकाला और उन अखबारों को उसके अंदर रख दिया। बड़ी सावधानी से उसे भी बिल्कुल उसी तरह टेप से बंद कर दिया जैसे सास ने किया था। उसके बाद मैं फिर बेडरूम में गई, गद्दा उठाया और अखबारों वाला नकली लिफाफा ठीक उसी जगह पर रख दिया। ये सब करते करते मेरी तो सांस ही फूल गई और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी मेरे पेट में पहले से भी ज्यादा तेज दर्द उठा। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती। जो घर कभी मेरा अपना था वही अब मुझे किसी खतरनाक जाल जैसा लगने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े और बच्चे के लिए रखा हुआ जरूरी सामान एक छोटे से बैग में रखा। ज्यादा सामान नहीं लिया ताकि किसी को शक न हो। असली लिफाफा मैंने अपने हैंडबैग में रख लिया। फिर दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बाहर गलियारे में निकल आई। इस वक्त मेरा हर कदम दर्द से भरा हुआ था, लेकिन वहां से निकल जाने की जिद मुझे हिम्मत दे रही थी। मैं नीचे लॉबी में पहुंची और एक टैक्सी बुला ली। ड्राइवर ने मेरा बड़ा सा पेट देखकर घबराकर पूछा कि क्या हॉस्पिटल जाना है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया और जितना हो सके शांत होकर उससे कहा कि मुझे शहर के बाहर मेरे गांव छोड़ दें। ड्राइवर ने अंधेरी रात की तरफ देखा और मुझे अकेले देखकर थोड़ा झिझका, लेकिन मेरे चेहरे का फैसला देखकर उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। टैक्सी रात के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। शहर की चमकती रोशनियां पीछे छूटती जा रही थीं। मैं पिछली सीट पर बैठी अपना हैंडबैग कसकर पकड़े खिड़की के बाहर देख रही थी। कुछ घंटों के बाद हेडलाइट की रोशनी में धान के खेत दिखाई देने लगे और खिड़की की हल्की सी दरार से मिट्टी और पकी हुई फसल की खुशबू अंदर आने लगी। पता नहीं क्यों
मेरा दिल धीरे धीरे हल्का होने लगा। आगे जो भी होने वाला था, लेकिन एक बात तय थी कि मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की हर कीमत पर रक्षा करूंगी। जब मैं अपने मम्मी पापा के घर पहुंची तो बरामदे में से आती गरम पीली रोशनी दिखाई दी। पापा चाय पी रहे थे और माँ सुबह बाजार ले जाने के लिए सब्जियां तैयार कर रही थी। आधी रात को अपनी बेटी को इतने बड़े पेट और सिर्फ एक हैंडबैग के साथ अचानक सामने देखकर दोनों घबराकर बाहर दौड़ पड़े। जैसे ही मैंने माँ का परेशान चेहरा देखा, वैसे ही पूरे दिन से अंदर दबा हुआ डर, गुस्सा और बेइज्जती सब आंसुओं से बनकर बाहर निकल आया। मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और मेरा दूसरा हाथ अब भी उस हैंडबैग को कसकर पकड़े हुए था जिसके अंदर सास का सबसे खतरनाक राज छिपा हुआ था। माँ मुझे घर के अंदर ले गईं। उन्होंने मुझे एक कप गरम अदरक वाली चाय दी। चाय पीने के बाद जब मैं थोड़ा संभली तब मैंने अपना हैंडबैग खोलने की हिम्मत की। मम्मी और पापा मेरे सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन और बेचैनी साफ दिख रही थी। मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा बाहर निकाला और छोटी कैंची से उसका ऊपरी हिस्सा धीरे से काट दिया। अंदर रखे सारे कागज लकड़ी की मेज पर फैल गए। सबसे ऊपर जो पेपर था वो सीपीएम नाम के एक प्राइवेट क्लिनिक का मेडिकल सर्टिफिकेट था। उस पर मेरा नाम साफ लिखा था, तान्या, उम्र भी। और जैसे ही मेरी नजर बीमारी वाले कॉलम पर गई, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसमें लिखा था पैरानॉइड, सिजोफ्रेनिया, प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन, डिलीवरी के बाद गंभीर डिप्रेशन का हाई रिस्क, जिससे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसी हरकतें हो सकती हैं। साथ में इमोशनल डिसऑर्डर के लक्षण और आगे लगातार निगरानी और जांच की जरूरत भी लिखी थी। नीचे क्लिनिक की लाल मोहर लगी थी और किसी ऐसे डॉक्टर के साइन थे जिसका नाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मम्मी ने वो कागज उठाया, उसे बार बार पढ़ा और फिर कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है बेटी? लोग तुम्हें पागल क्यों साबित करना चाहते हैं? मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गला पूरी तरह भर चुका था। मैंने दूसरा कागज खोला। इस बार वो प्रॉपर्टी और पैसों के अधिकार छोड़ने वाला शपथ पत्र था। उसमें लिखा था कि मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से अपना अपार्टमेंट और 50 लाख रुपए की बचत का पूरा कंट्रोल अपनी सास को दे रही हूँ। आगे ये भी लिखा था कि अगर मुझे लंबे इलाज के लिए कहीं भर्ती होना पड़े तो मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल और उसकी परवरिश का पूरा अधिकार भी मेरी सास के पास रहेगा। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये कोई गलतफहमी नहीं थी, ये बहुत सोच समझकर रची गई बेहद खतरनाक और घटिया साजिश थी। मेरी सास चाहती थी कि बच्चा पैदा होते ही मुझे पागल खाने भेज दिया जाए ताकि वो मेरी सारी प्रॉपर्टी और वो सब कुछ हड़प ले जो मैंने और मेरे पति ने सालों की मेहनत से कमाया था। वो मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लेना चाहती थी जिसे मैं इतनी तकलीफ सहकर इस दुनिया में लाने वाली थी। अब मुझे समझ आ गया कि आर्यन की अचानक आई बिजनेस ट्रिप और पूरे परिवार का जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने जानबूझकर मुझे घर में अकेला छोड़ने का पूरा इंतजाम किया था। शायद इसके बाद वो ऐसा ड्रामा करते कि सबको लगे मैं सच में पागल हूँ। फिर इन्हीं कागजों के दम पर मुझे जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा देते। उस नकली लाल मोहर को देखकर साफ समझ आ गया कि ये सब तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर रखी थी। मेरे अंदर अचानक इतना गुस्सा उठा कि मेरा सारा डर उसी में दब गया। मैंने अपने माता पिता की तरफ देखा। दोनों सीधे साधे किसान थे और अपनी समधन की ऐसी घटिया सोच देखकर हैरान थे। पापा ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। सूखी सी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उन्होंने दांत भींच कर कहा, वो लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। अपनी ही बहू को लूटने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हैं। मम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगी और बार बार कहती रही, मेरी बेचारी बेटी, तू आखिर कैसे ऐसे सांपों के बीच में फंस गई। मैंने उन कागजों को कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में अब डर नहीं था, एक ठंडा सा फैसला था। अब मैं पहले वाली चुप रहने वाली और सब कुछ सहने वाली पत्नी नहीं थी। उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब लड़ाई होगी। मैं उन्हें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दूंगी। जो कागज मेरे लिए मौत का फरमान बनकर आए थे, अब वही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेंगे। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से अपने बच्चे से कहा, तू बिल्कुल डर मत। तेरी माँ किसी को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। गांव की रात अजीब तरह से शांत थी।
बस केले के पेड़ों के बीच झिंगुरों की आवाज आ रही थी और ऊपर चलता पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। मैंने उस शपथ पत्र और नकली मेडिकल रिपोर्ट की हर लाइन बहुत ध्यान से पढ़ी। बाहर भले ही गर्मी और उमस थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। पापा मेरे पास बैठे थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मम्मी लगातार रो रही थी। उनके कंधे पर एक तौलिया रखा था और वो बार बार मुझे और मेरे बड़े से पेट को दर्द भरी नजरों से देख रही थी। मैंने खुद को जितना हो सके शांत करने की कोशिश की ताकि पूरी बात समझ सकूं। जिस अपार्टमेंट में मैं और आर्यन रहते थे वह हमारी 5 साल की मेहनत और बचत से खरीदा गया था। उसमें मेरे माता पिता के दिए हुए पैसे भी लगे थे जो उन्होंने मेरी शादी के वक्त अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर मुझे दिए थे, और जो 50 लाख रुपए की बचत थी, वो भी मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी। मैंने एक्स्ट्रा काम करके और ऑनलाइन सामान बेचकर न जाने कितनी रातें जागकर वो पैसा जोड़ा था। लेकिन मेरी सास जो हर वक्त ईमानदारी और संस्कार की बातें करती थी, उसी ने इतनी बेशर्मी से सब कुछ छीनने की साजिश रच डाली थी। मैंने शपथ पत्र फिर से ध्यान से पढ़ा। सब कुछ बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया गया था। उसमें लिखा था कि मुझे सिजोफ्रेनिया है और मैं अक्सर अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रख पाती। इसलिए अपने होने वाले बच्चे की प्रॉपर्टी सुरक्षित रखने के लिए मैं अपनी मर्जी से सारी संपत्ति अपनी सास के नाम पर कर रही हूँ। सबसे घिनौनी बात यह थी कि उसमें यह भी लिखा था कि अगर इलाज के दौरान मैं किसी बात का विरोध करूं तो मेरी सास को मेरे ऊपर किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने का पूरा अधिकार होगा। मतलब मेरी आज़ादी और मेरी जिंदगी दोनों उनके हाथ में चली जाती। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में पूछा, आखिर आर्यन अपनी माँ को ऐसा पाप करने कैसे दे सकता है? वो तो कितना अच्छा लड़का था, गांव आता था, सबकी इज्जत करता था। आखिर उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? मैं बस कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला पाई। आर्यन बदला नहीं था। शायद उसकी कमजोरी और आगे बढ़ने की चाह ने उसे बुराई का साथी बना दिया था। मेरी डिलीवरी में सिर्फ कुछ दिन बचे थे, फिर भी वो बिजनेस ट्रिप पर चला गया। ऐसा नहीं था कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। वो इसलिए गया ताकि जब उसकी माँ ये सब करे तो वो वहां मौजूद ही ना हो। वो अपने हाथ साफ रखना चाहता था ताकि आगे उसकी तरक्की पर कोई दाग ना लगे और सारे गंदे काम का इल्जाम उसकी माँ पर ही आए। काफी देर तक कमरे में चुप्पी रही। फिर पापा ने गहरी और मजबूत आवाज में कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू यहीं रहेगी। हमारा घर भले छोटा है, लेकिन तेरे और तेरे बच्चे के लिए खाने पहनने की कभी कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, इस देश में अभी भी कानून है, वो लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने मम्मी से कहा कि सुबह होते ही हमारे पुलिस वाले रिश्तेदार चाचा को बुलाओ, उनसे पूछेंगे शिकायत कैसे करनी है। मेरी नज़र मेज पर रख के फोन पर गई। फोन बिल्कुल शांत था। ना आर्यन का कोई मैसेज आया था और ना ही ससुराल से किसी का। वो लोग सिंगापुर की अपनी मौज मस्ती में बिजी थे। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं अभी भी उसी अपार्टमेंट में बैठी हूँ और डर के मारे रो रही हूँ। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं वहां से निकल चुकी हूँ। उनके लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वो ये भूल गए कि जब एक माँ को उसके बच्चे के लिए लड़ना पड़ता है तब उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता। मैंने सारे कागज समेटे और उन्हें पापा के पुराने बैग में संभाल कर रख दिया। मुझे पता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। मेरा परिवार मेरे साथ था और सच भी मेरे साथ था। अगर मेरी सास मुझे पागलखाने भेजना चाहती थी और मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी तो अब वो इंतजार करे। मैं उसे दिखाऊंगी कि धोखे और लालच की कीमत कितनी भारी पड़ती है। रात के करीब 2 बजे अचानक दर्द बहुत तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरा पेट जोर से सिकुड़ रहा हो और कमर से लेकर आगे तक दर्द की तेज लहर दौड़ गई हो। मैंने उठने की कोशिश की। मैं मम्मी को आवाज देने ही वाली थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कोई गर्म तरल मेरी टांगों से बह रहा है। मैं समझ गई मेरी पानी की थैली फट चुकी है। मैंने धीरे से कहा, माँ। दर्द की वजह से मेरी आवाज कांप रही थी। मम्मी की नींद बहुत हल्की थी। मेरी आवाज सुनते ही वो तुरंत उठ गईं। उन्होंने लाइट जलाई और भागकर मेरे पास आ गईं। पापा भी जाग गए। उन्होंने जल्दी से अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली ताकि जन कल्याण अस्पताल जाकर एम्बुलेंस बुला सकें। पूरा गांव गहरी नींद में था। बस
हवा चल रही थी और बांस के पेड़ों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। मम्मी गर्म पानी तैयार कर रही थी, साथ ही मेरी पीठ सहला रही थी और बार बार मुझे हिम्मत दे रही थी। वो कह रही थी, गहरी सांस लो बेटी, खुद को शांत रखो, सब ठीक होगा, बच्चा आराम से पैदा होगा। इमरजेंसी लैंप की हल्की रोशनी में जब मैंने अपनी माँ का थका हुआ चेहरा देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर आज मैं शहर में होती, अगर वक्त रहते वहां से निकल नहीं पाती, तो शायद मुझे ये सब अकेले उन ठंडी दीवारों के बीच झेलना पड़ता। मम्मी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी मेहनत से सख्त हुई हथेलियों ने मुझे एक नई ताकत दे दी। मैंने उसी वक्त खुद से वादा किया कि मुझे अपने बच्चे के लिए और अपने लिए मजबूत बनना होगा। मैं हार नहीं मान सकती, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। दर्द अब और भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर में कोई सुइयां चुभो रहा है। मैंने अपने होंठ कसकर भींच लिए ताकि मेरे मुंह से जोर की चीख ना निकले और मम्मी पापा और ज्यादा परेशान ना हो जाएं। लगभग आधे घंटे बाद जन कल्याण अस्पताल की एम्बुलेंस आ गई, जिसे मेरे पापा ने पहले ही बुला लिया था। डॉक्टर और नर्सों ने जल्दी से मुझे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। मेरी माँ पहले से नवजात बच्चे के लिए तैयार किया हुआ बैग उठा लाई। जाते जाते उन्होंने पापा से कहा कि वो घर पर ही रहें और कोई भी खबर होगी तो तुरंत फोन कर दें। एम्बुलेंस की नीली और लाल लाइटें लगातार चमक रही थीं। मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई सड़क के दोनों तरफ पीछे छूटते पेड़ों को देख रही थी। मुझे अपने पेट में अपने बच्चे की धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे वो भी मेरे साथ इस दुनिया में आने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हो। लेबर रूम में पहुंचते ही दवाइयों और कीटाणुनाशक, तेज गंध और ऊपर जल रही सफेद लाइटों ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। डॉक्टरों ने चेक किया और बताया कि गर्भाशय 6 सेंटीमीटर खुल चुका है और अब तुरंत डिलीवरी की तैयारी करनी होगी। मेरी माँ को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया गया, लेकिन दरवाजे की छोटी सी दरार से मैं उन्हें इधर उधर टहलते हुए देख पा रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इतने दर्द के बीच भी मुझे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। अब ना मुझे आर्यन याद आ रहा था और ना ही अपनी चालाक सांस। मेरे मन में बस मेरा बच्चा था और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की चाह थी। हर लेबर पेन मुझे पूरी तरह से तोड़ दे रहा था। माथे से पसीना बहकर बालों तक पहुंच रहा था। डॉक्टर बार बार मुझे हिम्मत दे रहे थे और कह रहे थे कि हिम्मत रखो, बच्चे का सिर दिखाई देने लगा है। मैंने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी सांसें और अपना सारा प्यार उसी पल में समेट दिया। तभी अचानक शरीर हल्का सा महसूस हुआ और अगले ही पल पूरे कमरे में एक जोरदार रोने की आवाज गूंज उठी। मैंने राहत की लंबी सी सांस ली और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मेरा बच्चा उन लोगों के बीच इस दुनिया में आया था जो सच में उससे प्यार करते थे। ऐसी जगह जहां किसी धोखे की कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर मेरी बच्ची को मेरी तरफ लेकर आए। उसका चेहरा लाल था, उसके काले चमकदार बाल थे और उसके छोटे छोटे हाथ हवा में हिल रहे थे। उसे देखते ही मुझे लगा जैसे पिछले कई दिनों का हर दर्द, हर बेइज्जती एक पल में खत्म हो गई हो। वो भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा थी और वही मेरे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की सबसे बड़ी वजह भी थी। मैंने उसका नाम श्रेया रखा। नाम बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें मेरी बेटी के लिए मेरी सारी दुआएं छिपी थीं। मैं चाहती थी कि उसकी जिंदगी हमेशा सुकून से भरी रहे, हर मुश्किल के सामने भी उसका मन शांत रहे। मुझे नहीं चाहिए था कि वो बहुत अमीर बने, मैं बस चाहती थी कि वो ईमानदार और दयालुता से जिए जो उसके पिता के परिवार ने बहुत पहले खो दी थी। श्रेया मेरी गोद में आराम से सो रही थी। उसके छोटे छोटे होंठ कभी कभी ऐसे हिलते जैसे वो कोई प्यारा सा सपना देख रही हो। मेरी माँ अपने नातिन को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि देखो तो, बच्ची की नाक बिल्कुल अपनी माँ पर गई है और उसकी आंखें अपने नाना जैसी काली और चमकदार हैं। अगली सुबह मेरे पापा भी अस्पताल पहुंच गए। वो मेरे बेड के पास खड़े हुए और उन्होंने बहुत प्यार से अपनी नातिन के छोटे से पैर को छुआ। मुस्कुराते हुए बोले कि ये बच्ची बहुत फुर्तीली है और आगे चलकर जरूर बहुत समझदार और मजबूत लड़की बनेगी। गांव के उस छोटे से अस्पताल का कमरा परिवार के प्यार से भरा हुआ था। आसपास जो लोग अपने मरीजों से मिलने आए थे वो भी मेरे पास हालचाल पूछने आ जाते। कोई संतरे दे जाता तो कोई दूध का डिब्बा।
हमारे गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। उनके पास भले ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे शहर वाला वो बड़ा और मॉडर्न अपार्टमेंट याद आया, जहां हर तरह की सुविधा थी। एसी था, लकड़ी का फर्श था, लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। अस्पताल में रहते हुए मैंने अपना पूरा समय अपनी बेटी की देखभाल करने और आगे क्या करना है यही सोचने में बिताया। मुझे पता था कि कुछ ही दिनों में जब मेरे ससुराल वाले अपनी ट्रिप से वापस आएंगे, तब असली तूफान शुरू होगा।